गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 27 अगस्त 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदूज न्यूज़पेपर एनालिसिस को। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली न्यूज़ ये आ रही है कि ट्विन ब्लास्ट किल 20 आउटसाइड काबुल एयरपोर्ट। दोस्तों देखो, जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया है, ये तो होना ही था कि आने वाले टाइम के अंदर ये बम ब्लास्ट जैसी टेररिस्ट एक्टिविटी जैसी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। देखो, काबुल में जो सरकार इस टाइम बनी हुई है, सरकार नहीं बनी हुई बल्कि एक कब्जा आप कह सकते हो, वो है तालिबानी ग्रुप्स का। तो तालिबानी ग्रुप ये कहते हैं हम अपनी मिट्टी पे या हम अपनी सरजमीं पर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं होने देंगे। लेकिन हकीकत तो आप जानते हो तो खुद ही टेररिस्ट अपने आप में, तो टेररिस्ट एक्टिविटी तो ज़रूर होनी ही होनी है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि कल काबुल के अंदर ब्लास्ट किए गए और उनके अंदर 20 लोगों की जो है वो मौत हो गई। इस टाइम सभी लोग, पता है, जितने भी कंट्रीज़ के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने अपने लोगों को वहाँ से बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने देखा हुआ है, इंडिया भी हर दिन कोई ना कोई प्लेन भेज के वहाँ पे जो फंसे हुए इंडियंस हैं उनको बुलाने की कोशिश करता है। बहुत सारे इमिग्रेंट्स हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं। तो हर कंट्री इस टाइम अपने जितने भी सिटीज़न हैं उनको लाने में मदद कर रहे हैं। तो देखो, ये सिचुएशन तो बननी है और ख़ास तौर पे हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय बन जाता है। बिकॉज क्योंकि जो लश्कर ए तैयबा है, ठीक है, और इंडियन मुजाहिदीन वगैरह, ये जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं वो इनके साथ मिलके एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं। तो हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है, क्योंकि अभी आर्टिकल 370 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा उठाता है। हो सकता है कि ये इस मुद्दे को लेकर टेररिस्ट एक्टिविटी इंडिया के अंदर ज़्यादा करें। चलो, बाकी तो देखते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद अगर हम फर्स्ट पेज पर देखें तो हमारे पास एक न्यूज़ आती है कि कैन पीएम केयर फंड हेल्प कोविड और हैंस आस्क सुप्रीम कोर्ट। अभी क्या चीज़ है, देखो, आप जानते हो कोविड-19 में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया, और कुछ ने तो पेरेंट्स और गार्जियन दोनों को ही खो दिया। क्योंकि ऐसे में क्या होता है ना, जैसे केयर टेकर होते हैं तो पहले तो हमारे अपने पेरेंट्स होते हैं। इन केस अगर वो नहीं होते तो चाचा ताई ताऊ जो गार्जियंस होते हैं वो होते हैं। बट अगर कोई बच्चा ऐसा जिसके कोई लीगल गार्जियन नहीं रहे, ना ही उनके खुद के पेरेंट्स रहे, तो ऐसे में क्या सरकारें उनकी मदद करेंगी? पीएम केयर फंड में जितना पैसा सरकार के पास है, क्या उसमें उनकी पढ़ाई का कंट्रीब्यूशन करेंगे? क्योंकि देखो, ये देश के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनके एज 18 साल से कम है और उन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया। तो ऐसे में उनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी, उनकी शादी की जिम्मेदारी, उनकी फर्दर स्टडीज़ की जिम्मेदारी किसकी होगी? देखो, बनती तो सरकार की है, क्योंकि तो सरकार हमसे टैक्सेस लेती है। ये इस बात को लेकर लेती है कि हम सोसाइटी के सोशल वेलफेयर एक्टिविटी में इन पैसों को खर्च करेंगे। तो अब जब वो चीज़ें हो रही हैं तो क्यों नहीं सरकार आगे बढ़ के ये बोलती है कि हाँ, हम भी जो है पीएम केयर फंड का पैसा जो है इस तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नमेंट से कि आप हमें अपना प्लान बताइए कि आने वाले टाइम के अंदर आप अपने पीएम जो केयर फंड है जहाँ पे आपने कोविड-19 में पैसा लिया था, उसमें कितना कितना पैसा जो है इन बच्चों के लिए आप डोनेट करोगे। तो देखो, कहा ये जा रहा है, अगर हम डेटा देखें, ठीक है, तो एक डेटा के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि अराउंड 1,19,000 जो बच्चे हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने अपने प्राइमरी जो केयर गिवर होते हैं, जैसे पेरेंट्स होते हैं या जो लीगल गार्जियन होते हैं, उनको खो दिया कोविड-19 की सिचुएशन में। और इसके चलते जो है चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो होती है, जैसे बच्चों को किडनैप करके उनसे भीख मंगवाना, इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ गई हैं, और ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियों में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि इस तरीके से जिस से कोविड-19 आया है, जब से उनके केयर टेकर और पेरेंट्स नहीं रहे, तब से ह्यूमन ट्रैफिकिंग या चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो है बढ़ गई है, और गर्ल्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये अनसेफ हो गया है। तो ऐसे में कहा ही जा रहा है, जजों का एक पैनल बनाएगा और उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम के अंदर इन सिचुएशन से कैसे टैकल करना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एक रिपोर्ट जारी करे और ये बताए कि पीएम केयर फंड्स के अंदर जो पैसा है उसे किस तरीके से इन बच्चों के वेलफेयर पे लगाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे तो फर्स्ट पेज में अब आपके लिए कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से हो। ठीक है, अब मुझे लगता है कि हमें अब सीधा जो है वो चलना चाहिए कहाँ पे, एडिटोरियल वाले पार्ट पर। चलो, एडिटोरियल पार्ट पर पढ़ते हैं। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो आपको बताना ज़रूरी हो। फिलहाल तो अभी मुझे ऐसी कोई न्यूज़ ऐसी लगी नहीं है। चलो, एडिटोरियल में सबसे पहला एडिटोरियल आप देख सकते हैं, फाइंडिंग इंडिया वॉइस ऑन अफगानिस्तान। अभी क्या बोला गया है, आप जानते हैं कि इस टाइम अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चल रही है। तो ऐसे में इंडिया या कोई भी कंट्री जो है वो अपने इमिग्रेंट जो नागरिक है वहाँ पे जो स्टे कर रहे हैं उनको निकालने की पूरी पूरी कोशिश करेगी। क्योंकि काबुल एयरपोर्ट के अंदर क्या कर दिया गया है, सारी की सारी कॉमर्शियल फ़्लाइट्स को बंद कर दिया गया है। हाँ, अगर कोई सरकारी फ़्लाइट आती है तो उसको नहीं रोक सकते, बट जो कॉमर्शियल फ़्लाइट्स हैं उनको रोक दिया गया है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इंडिया वाले
वाले जो है वो किस तरह से अपनी जो वॉइस हैं वो उठाएंगे अफगानिस्तान को लेके। आप जानते हैं अभी यूएनएफसीसी में जो अभी प्रेसिडेंशियलशिप मिली है वो भारत को मिली है 1 महीने के लिए। तो ऐसे में इन मुद्दों को उठा के हम इन पर एक अच्छी डिबेट करके एक अच्छा कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो ये पूरा एडिटोरियल उसी पर बेस्ड है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर लर्निंग सेफली की, तो यहाँ लर्निंग सेफली का मतलब क्या है कि जैसे आप जानते हैं मैंने कल की न्यूज़ में आपको बताया था कि हमारे फ्रंट लाइन वर्कर में आप टीचर्स को भी इंक्लूड कर लिया गया है। क्योंकि देखो अब स्कूल्स जो हैं वो कुछ डिस्ट्रिक्ट और कुछ स्टेट्स के अंदर स्कूल्स को ओपन कर दिया गया है। तो अब सीधा कॉन्टैक्ट बच्चों का किससे होगा, टीचर से होगा। तो ऐसे में टीचर का वैक्सीनेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट के थ्रू कल की डेट में ये बोला गया था कि हम टीचर को फ्रंट लाइन वर्कर की कैटेगरी के अंदर डालेंगे और जितने भी टीचर्स हैं हम उनको वैक्सीनेट करेंगे, जिनके लिए अराउंड 2 करोड़ डोजेस को जो है वो रिजर्व कर दिया गया है। और ये कहा जा रहा है जैसे 5 सितंबर को टीचर्स डे आ रहा है ना, तो उस मुहिम को लेकर ये बात बोली गई कि आने वाले टाइम के अंदर हम सभी टीचर्स को क्या करेंगे, वैक्सीनेट करेंगे। और दोस्तों आप जानते ही हैं कि स्टूडेंट्स जो छोटे छोटे बच्चे हैं जैसे 12 से 18 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए भी वैक्सीन निकाल दी गई है जो कि डीएनए बेस्ड वैक्सीन है। और इसके अंदर 3 डोज आपके लगेंगे, लेकिन वो इंजेक्शन के थ्रू नहीं लगेंगे। और ख़ास तौर पे जो इसका नाम है वो आप मुझे बताओगे कि इसका नाम क्या है। मैं हर दिन यही चीज़ पूछता हूँ जिससे आपको उसका नाम याद हो जाए, ठीक है। तो आपको इस एडिटोरियल में देखने को यही मिलेगा कि फ्रंट लाइन वर्कर में जैसे बाकी लोग होते हैं वैसे ही टीचर को भी फ्रंट लाइन वर्कर के अंदर जोड़ा गया और इनके लिए स्पेशल डोज निकाली गई है ताकि इनको हम क्या कर सकें, वैक्सीनेट कर सकें। क्योंकि कहा जाता है जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन होगा उतनी ही आपकी इकॉनमी जो है वो रैंप अप करेगी, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर थर्ड एडिटोरियल है रिस्क एंड रिवॉर्ड। अभी रिस्क एंड रिवॉर्ड जो एडिटोरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको ध्यान से पढ़ना। देखो पहले मेरे बातों को सुनोगे तो एडिटोरियल पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो एक होता है एसेट्स रिहैबिलिटेशन या कह लो एसेट्स मोनेटाइजेशन। आपने डीमोनेटाइजेशन तो सुना ही हुआ, बट ये क्या चीज़ है एसेट्स मोनेटाइजेशन वो सुनो। देखो क्या होता है, गवर्नमेंट के पास जब फंड्स की कमी होती है या जब गवर्नमेंट का जो बजट है वो डेफिसिट में चल रहा होता है, यानी पैसे कम होते हैं गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट ऐसे में क्या करते हैं अपनी ज़मीनों को किराए पर उठा देती है प्राइवेट सेक्टर को और उससे किराया मिलने लगता है, जिससे गवर्नमेंट के पास जो पैसों की कलेक्शन है वो बढ़ जाती है, गवर्नमेंट का जो रिसीट है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने ये देखा हमारे पास इतनी सारी लैंड पड़ी हुई है जो जो किसी काम की नहीं है, और बहुत सारे हमारे पास रेलवे ट्रैक्स हैं, बहुत सारे हमारे पास ब्रिजेस हैं, बहुत सारे टोल प्लाजा हैं जिनमें हम पैसों की कलेक्शन कर सकते हैं। तो क्यों ना हम इसे प्राइवेट प्लेयर्स को बेच दें, बेच नहीं दे बल्कि लीज पर उठा दें 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, और बदले में एक फिक्स अमाउंट जो है प्राइवेट सेक्टर से हम ले लेंगे जिससे हमारी इकॉनमी को चलाने में आसानी हो। तो इससे देखो गवर्नमेंट चीज़ भी नहीं बेच रही है और उससे पैसे भी मिल रहे हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजीज होती हैं इसको बोलते हैं एसेट्स मोनेटाइजेशन। हमारी इंडिया में देखा गया ऐसे बहुत सारे टोल प्लाजा हैं जो बिल्कुल खाली पड़े हैं, खाली नहीं पड़े मतलब वर्किंग है, उस पर काम चल रहा है, उस पर लोग आ जा रहे हैं, बट उन पे कोई टोल टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट से इसकी अगर हम उनको प्राइवेट प्लेयर्स को बेच देंगे, तो बेचेंगे नहीं बल्कि लीज पर देंगे, तो प्राइवेट प्लेयर अपना टोल प्लाजा लगाएंगे, तो टोल प्लाजा से होने वाली इनकम पर हम इनकम टैक्स लगा देंगे, और जो हमने आपको लीज दिया है, लीज पर जो रेंट है वो गवर्नमेंट की इनकम हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने दोनों एंगल से सोचा कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे एसेट्स भी ना बेचने पड़े और हमारा काम भी फंड्स का जो है वो पूरा हो जाए। तो ऐसे में इस स्कीम को नाम दिया गया एसेट्स मोनेटाइजेशन। तो आई होप कि आपको एसेट्स मोनेटाइजेशन की जो स्कीम है वो पूरी तरह समझ आ गई होगी। मैं रिपीट कर दूं, इसमें ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है, न इसमें शेयर ट्रांसफ़र किया जाता है। सिर्फ ये होता है कि आपने अपना पैसा लगाए तो आप अपने तरीके से यहाँ पर पैसों की वसूली कर सकते हो, चाहे टोल प्लाजा के थ्रू हो या कोई भी फीस या किसी भी तरीके से हो, ठीक है। चलिए तो ये वाला एडिटोरियल भी यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगर हम आगे चलें, यहाँ पर ये तो थोड़ी पॉलिटिकल न्यूज़ है, इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ देखना, लिखा हुआ है रोड ब्लॉक इन इंडिया इंफ्रा पुश। ये क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उन पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मैं एक बात बता दूं, जब भी वर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का बोला जाता है तो इट डजंट मीन कि ओनली लैंड एंड बिल्डिंग की बात हो रही है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, आपका स्कूल्स आते हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं, आपकी बैंकिंग प्रणाली आती है, आपके रोड आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है, कम्युनिकेशन आता है, इन सभी को हम जोड़कर बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर वो बात अलग है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सोशल और इकोनॉमिक। खैर मैं उतना डिटेल में नहीं आना। कहा यह जा रहा है कि इंडिया के अंदर अगर हमें डेवलपमेंट रेट को बढ़ाना है तो ऐसे में इंडिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमें उस रेट को भी बढ़ाना पड़ेगा।
अब इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट, कई सारी मुहिम जो है वो चलाई जा रही हैं। कहा ये जा रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर 2022 है उसके अंदर अराउंड 150 करोड़ रुपए का जो वर्थ है वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर लगाए। वैसे 150 करोड़ छोटा है, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ है कि टोटल कॉस्ट जो आएगी इस प्रोजेक्ट के अंदर वो 4.46 लाख करोड़ आएगी, जिसमें हम वाटर रिसोर्सेज को इम्प्रूव करेंगे और हम जो रेलवेज वैलीज़ हैं उनको इम्प्रूव करेंगे आने वाले टाइम के अंदर, और 2030 तक इन चीज़ों को हम प्रोजेक्ट को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो ये इनका स्टैटिकल डेटा है, तो आप इसको भी देख सकते हैं किस तरह एटॉमिक, स्टील, होम अफेयर, हेल्थ, डिफेंस और हेल्थ इंडस्ट्रीज़ पर पैसा पैसा खर्च करेंगे। देखो क्या होता है ना, जितना ज़्यादा आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करते हो उतनी ही आपकी इकॉनमी जो है वो रैंप अप होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है ड्रोन रूल एम टू हेल्प स्टार्टअप एमएसएमई। अभी ड्रोन रूल क्या है, देखो जो ड्रोन्स होते हैं आपने देखा होगा इनका जब स्टार्टिंग में चले थे तो लोगों ने एज अ खिलौने के तौर पर इसका यूज़ किया, लेकिन बाद में इसका यूज़ है वो टेररिस्ट एक्टिविटी में होने लगा। आपको पता होगा कि जुलाई महीने में हमारे पाकिस्तान की साइड से एक ड्रोन आया था जिसमें कई सारे जो वो होते हैं ना, वेपन्स नहीं कहेंगे बट हम कहेंगे कि उसके लिए जो हम कंपोनेंट यूज़ करते हैं, जैसे अफीम चरस टाइप होता है ना, वैसे ही जो एटॉमिक न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमने क्या किया मतलब पाकिस्तान ने उसको ड्रोन पर लगा के इंडिया में फेंकने की कोशिश की। बेसिकली कुछ उसके नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इंडियन सोल्जर्स ने उसको पकड़ लिया था तुरंत। लेकिन ड्रोन की खासियत ये होती है ये रेडार पे नहीं आते कभी भी। जैसे रेडार होता है ना, फ्लाइट्स वगैरह कौन सी कहाँ से आ रही है तो वो पकड़ में आते, लेकिन ड्रोन कभी भी पकड़ में नहीं आते। तो इसको लेकर कई सारे हार्श रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे, और इवन इसका यूज़ शादी पार्टियों में तो बहुत होता है, आपने देखा भी होगा शादी पार्टी में ड्रोन उड़ते हुए। तो ये कहा गया कि अभी हमने ना ड्रोन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन को जो सेटअप किया है थोड़ा ईजी किया है, जिससे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को इसका फ़ायदा पहुंच सके। एकदम से हार्श रूल बना देना भी गलत होता है। अब ड्रोन का यूज़ टेररिस्ट एक्टिविटी में किया जाता है तो इसलिए रूल्स बनाने भी हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। तो कहा जाता है सेंट्रल ने रिमूव कर दी रिक्वायरमेंट ऑफ सिक्योरिटी क्लियरिंग फॉर रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस ऑफ लाइसेंस। यानी ड्रोन लेने के लिए अभी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, आप बिना लाइसेंस के भी ड्रोन को ले सकते हो ना। बीच में तो गवर्नमेंट ने इतने कड़े नियम बना दिए थे कि ड्रोन को अगर कोई खिलौने के रूप में भी खरीदना चाहे तो वो नहीं खरीद सकता था, ठीक है। तो ये न्यूज़ हो गई आपकी। इसके बाद अगर हम आगे चलें, यहाँ पर सारी थोड़ी पॉलिटिकल न्यूज़ है। अब यहाँ पर क्या है, इंडिया ऑन वेट एंड वॉच ऑन अफगानिस्तान। देखो इंडिया कभी भी ना अफगानिस्तान को तालिबान के नाम से कभी भी नहीं बोलती है। अपनी जितनी मीटिंग्स होती हैं, जितने उनके बयान होते हैं, उनमें तालिबान वर्ड को वो यूज़ नहीं करती है। क्यों नहीं करती, क्योंकि अगर उन्होंने तालिबान वर्ड को यूज़ किया तो बिना गवर्नमेंट के वहाँ पे तालिबान सरकार को हम ही डिक्लेयर कर देंगे, तो ये हमारे लिए चिंता का विषय हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, इन्होंने एक्सटर्नल मिनिस्टर जो है हमारे एस जयशंकराचार्य, इन्होंने क्या बोला कि आने वाले टाइम के अंदर हम देखते हैं अफगानिस्तान में किस तरह से सरकार बनेगी, किस तरह से पीस इस्टेब्लिशमेंट किया जा सकता है, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे अफगानिस्तान के साथ हमें ट्रेड यानी इंटरनेशनल ट्रेड यानी एक्सपोर्ट कैसे करना है और कब करना है। तो ये सारी बातें यहाँ पर बोली गई हैं। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो आगे आपको यहाँ भी कुछ ऐसा खास मिलेगा नहीं, ठीक है। अब लगता है मुझे बिजनेस सेक्शन की ही ओर जाना पड़ेगा। चलिए बिजनेस सेक्शन की ओर जाते हैं। बिजनेस सेक्शन में ये बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर जैसे क्रिसाल क्या है, एक ऐसी कंपनी है जो कि रेटिंग देती है। अगर हमें कहीं किसी से लोन ले रहा हो तो क्रिसाल क्या करती है, उसकी रेटिंग करती है, उसका एक रोड मैप निकाल देती है कि इस बंदे को पैसा देना ठीक है या नहीं है, सेफ्टी प्रोसीजर है या नहीं है। तो क्रिसाल ने ये बोला है कि आने वाले टाइम के अंदर जो डेट रिकास्ट की रिकवरी है उसको, उस प्रोग्राम को बढ़ाया जा सकता है। मतलब जो लोग पैसा लेकर देते नहीं है यानी डेट हो जाता है, उनसे किस तरह से रिकवर करना है एक सही तरीके से, उस पर यहाँ पर बात की जा रही है। और कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर हम अपनी डेट रिकास्ट रिकवरी प्लान को इस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे कि जल्दी से जल्दी पैसा जो है वो रिकवर किया जा सके, ठीक है। चलिए बात करते हैं आज की डेट में निफ्टी के अंदर कौन सी टॉप 50 कंपनियां हैं जो कि कवर होती हैं, ठीक है। तो हमारी है अदानी पोर्ट्स, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, बीपीसीएल, ब्रिटानिया इंडिया, सिप्ला इंडिया, कोल इंडिया, डिविस लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, एंकर मोटर, ग्रासमिन इंडिया, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, हीरो मोटोकॉम कॉर्पोरेशन, हिंडल कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसलैंड बैंक, इंफोसिस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईटीसी, जीएसडब्ल्यू सीमेंट, कोटेक बैंक, एलएनटी, एमएनएम, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई लाइफ, स्टेट बैंक, श्री सीमेंट, सन फार्मा,
टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, यूपीएल और विप्रो। ये टॉप 50 कंपनी जो हमारी निफ्टी के अंदर कवर होती है, और इसी में अगर हम टॉप 80 उठा लें तो वो सेंसेक्स के अंदर भी कवर होती है। अब हम बात करते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स की। तो अब जानते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर आईबीआरडी में जब लोन दिया जाता है तो वो रुपीज़ में ना देकर एचडीआर में देते हैं। एचडीआर की फुल फॉर्म होती है स्पेशल ड्राइंग राइट, जिसके अंदर 5 बास्केट ऑफ करेंसी होती है, जिसके नाम है यूएस डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड और जापानीज येन। ठीक है, तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में इतना ही। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए पीस आउट।